हेलो बेटा। लास्ट टाइम बेटा हम लोगों ने जो टॉपिक डिस्कस किया था, आपको ध्यान हो तो वो है बोहर मॉडल ऑफ एटम। हालांकि थोड़ा लेंदी था, लेकिन मैं फिर रिवाइज करवा रहा हूँ, फिर आपको बता रहा हूँ। लास्ट लेक्चर में बताया था, बहुत वैल्यूएबल टॉपिक था जेई के या किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के हिसाब से। तो उसकी जो इंफॉर्मेशन थी, जो फार्मूलाज थे, उनको आपको ध्यान रखना है और रेगुलर क्वेश्चंस के थ्रू उनकी प्रैक्टिस करनी है। अब उससे पहले जो मॉडल हम लोगों ने पढ़ा था बेटा, वो था रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। अगर आपको ध्यान है तो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम में क्या कहा गया था कि एक न्यूक्लियस होता है जो सेंटर पार्ट ऑफ एटम है, और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। लेकिन उसकी दो लिमिटेशन भी आई थी हमारे पास, जिसे किसने सॉल्व किया था? बोहर मॉडल ने। लिमिटेशन क्या थी बेटा? एक, रदरफोर्ड कुड नॉट एबल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, कि भाई अगर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं तो वो एनर्जी रिलीज करेंगे, और रिलीज करेंगे तो एक दिन वो न्यूक्लियस की तरफ खींच जाएंगे और एटम स्पॉइल हो जाएगा। और दूसरा हम लोगों ने बताया था बेटा जी आपको, अनेबल टू एक्सप्लेन लाइन स्पेक्ट्रा, जिसे बोहर मॉडल ऑफ एटम ने जस्टिफाई किया था। तो जब हमने बोहर मॉडल ऑफ एटम पढ़ा, तब हम लोगों ने इस टॉपिक को उसके साथ अटैच नहीं किया, क्योंकि ये थोड़ा लेंथी टॉपिक है, इंटरेस्टिंग है और मार्क्स ऑब्टेनिंग टॉपिक है बेटा। इससे बहुत अच्छे नंबर आपके आ सकते हैं अगर एक बार ये टॉपिक आपकी समझ में आ जाए। तो आज हम क्या करेंगे, बोहर मॉडल ऑफ एटम को बेस रखकर हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा को स्टडी करेंगे, जिसके फर्दर पार्ट्स में ही लाइन स्पेक्ट्रा आता है, ठीक है। तो समझिए बेटा क्या होता है एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ एटम। तो आज का हमारा टॉपिक होने जा रहा है बेटा जी एटॉमिक स्पेक्ट्रा, ठीक है। देखिए एटॉमिक स्पेक्ट्रम को बेटा आप लोगों ने जूनियर क्लासेस में पढ़ा है, आप लोगों ने सुना होगा या एक्सपेरिमेंट किया होगा कि जब हम लाइट को किसी प्रिज्म पे डालते हैं ना, तो वो डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट हो जाती है, जिसे हम विबग्योर बोलते हैं। ध्यान आ रहा है आपको? व्हेन ए लाइट, व्हाइट लाइट, यू कैन से व्हाइट लाइट, कहां से गुजरती है बेटा जी? प्रिज्म से। और अगर हम इसके पीछे कोई स्क्रीन लगा दें, मान लीजिए हमने एक स्क्रीन लगा दी, तो अब ये क्या होगा, जब ये प्रिज्म से गुजरेगी बेटा जी, तो ये 7 डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट हो जाएगी, कुछ इस तरीके से। और इन 7 कलर्स को हम लोगों ने याद किया था विबग्योर। ध्यान आ रहा है? द वर्ड इज विबग्योर, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं व्हाइट लाइट का स्पेक्ट्रम। क्या वर्ड यूज करते हैं बेटा? व्हाइट लाइट का स्पेक्ट्रम, ठीक है। अब स्पेक्ट्रम के बारे में एक बात आपको याद रखनी है कि भले ही हमें ये 7 कलर्स दिखाई देते हैं बेटा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ 7 ही तरीके की रेडिएशन आ रही है। रेडिएशन बहुत सारी आती हैं, और वो सारी ही रेडिएशन आती हैं बेसिकली जो व्हाइट लाइट के अंदर एक तरीके से इंडल्ज होती हैं, व्हाइट लाइट जिससे कंसिस्ट होती है। तो तकरीबन हमें यहां जो पैटर्न मिला बेटा जी रेडिएशन का, वो 4000 एंगस्ट्रॉम से नियर बाय 7800 एंगस्ट्रॉम के करीब का हमें पैटर्न मिला था। और इसमें ये सारी ही वेवलेंथ थी, लेकिन हमें क्या होता है, हमें सिर्फ कुछ ही कलर दिखाई देते हैं, वायलेट, इंडिगो, ऑरेंज, रेड, ब्लू, इस तरीके से। अब सवाल ये है कि सर अगर यहां से यहां तक की बहुत सारी वेवलेंथ है, तो सिर्फ 7 ही कलर्स क्यों दिखते हैं? एक्चुअल में क्या होता है बेटा, जैसे वायलेट कलर है ना, वायलेट की बहुत सारी शेड्स होती है, ब्लू की बहुत सारी शेड्स होती हैं। जैसे हम कह सकते हैं डार्क ब्लू, एक्सट्रीमली डार्क ब्लू, समझ रहे हैं आप? बहुत लाइट ब्लू, एक्सट्रीमली लाइट ब्लू, ऐसे ही ऑरेंज, ऑरेंज की शेप्स है आपके पास, रेड की शेप्स है। तो यहां बहुत सारी शेप्स होती हैं, लेकिन जो ज्यादा लैम्डा से रिफ्लेक्ट होती हैं वो हमें दिखाई दे जाती है। यानी कि उन बहुत सारी वेवलेंथ में से हमें कुल 7 ही बेसिक कलर हैं जो दिखाई देते हैं, होती यहां पर बहुत सारी वेवलेंथ है। तो इस तरीके से जो हमारा स्पेक्ट्रम बनता है बेटा जी, वो है लाइट स्पेक्ट्रम। इसे हम लाइट का स्पेक्ट्रम बोलते हैं। और क्योंकि रेडिएशंस कॉन्टिन्यूअस है, बीच में कोई गैप नहीं है, वी कैन कॉल इट कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। क्या वर्ड यूज कर देंगे बेटा? कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम, ठीक है। धीरे धीरे समझिए, आएगा आपको समझ में। और ऐसा कुछ नहीं होता बेटा जो समझ में ना आए। बात होती है एक समझाने वाले की इच्छा हो, उसकी काबिलियत हो, और एक समझने वाले का मन हो। अगर आपका मन होगा तो मैं श्योर कर रहा हूं एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको नहीं, ठीक है। तो क्या किया अभी तक हम लोगों ने बेटा? लाइट को प्रिज्म पे डाला और वो अलग अलग वेवलेंथ में स्प्लिट हो गई, जिससे हमने विबग्योर नाम दे दिया, क्योंकि हमें उसमें से जो उभर के कलर आ रहे थे ना, ज्यादा जो दिखाई दे रहे थे, वो यही 7 कलर थे, और बीच में कोई गैप नहीं था। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? कॉन्टिन्यूअस। अगर बीच में गैप होता है तो फिर कुछ और नाम देंगे, क्या देंगे वो हम बाद में पढ़ेंगे।
तो इस तरीके से हम कह सकते हैं, अगर बहुत बेसिक जूनियर क्लासेस की डेफिनेशन दूं, तो द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट व्हेन पास थ्रू प्रिज्म स्प्लिट इनटू 7 डिफरेंट कलर्स, या दोबारा समझिए आप, when white light pass through a prism it splits into 7 different colors is called its spectrum। ठीक है, और क्योंकि इसमें कोई गैप नहीं है, हम टर्म क्या यूज कर लेते हैं, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। लेकिन ये बहुत ही, आप समझिए, एटॉमिक स्पेक्ट्रम का 1% भी नहीं है जो हम लोग जूनियर क्लासेस में पढ़ते हैं। आज हम उसको कोशिश करेंगे एटलीस्ट आपके लेवल तक, 12th लेवल तक या जेई के लेवल तक बहुत अच्छे से इसको इलेबोरेट करें। ठीक है, तो अभी ये समझना है बेटा कि जो स्पेक्ट्रम होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। जनरल जो स्पेक्ट्रम हमारे पास पाए गए, फर्स्ट वन इज कॉल्ड इमिशन स्पेक्ट्रम, दिखाई दे रहा है आपको, द वर्ड इज इमिशन स्पेक्ट्रम, एंड सेकेंड वन इज नोन एज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है, ये हमारे पास 2 जनरल स्पेक्ट्रम्स है जो हमें स्टडी करने हैं। आज का जो हमारा फोकस रहेगा बेटा, वो ज्यादातर फोकस रहेगा एमिशन स्पेक्ट्रम पे। ठीक है, उसके बाद हम लास्ट में देखेंगे या फिर कोशिश करेंगे कि अगला। तो बेटा एटॉमिक स्पेक्ट्रम को 2 हिस्सों में तोड़ दिया जाता है, या इसके 2 टाइप्स होते हैं, वन इज कॉल्ड एमिशन स्पेक्ट्रम, अनदर वन इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। आज हमारा पूरा जो फोकस रहेगा वो एमिशन स्पेक्ट्रम पर रहेगा, और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के लिए हम फिर किसी दिन कोई और लेक्चर आपके लिए लेके आएंगे। पर ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो भी आपको बता देता हूं, हमेशा क्वेश्चन बेटा जी आते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम से। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत जरूरी है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स यहां से आपका क्वेश्चन क्लिक कर जाता है, और बहुत अच्छे से आप अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी कर पाएंगे अगर आप वीडियो को एंड तक बड़े अच्छे से देखते हैं। तो चलिए जी, हम लोग स्टडी करते हैं बेटा कि एमिशन स्पेक्ट्रम एक्चुअल में होता है। देखिए, एमिशन वर्ड आया है एमिट करने से। एमिट करने का मतलब होता है किसी चीज को बाहर निकालना, रेडिएशंस एमिट करना। ठीक है, तो एक्चुअल में देखिए क्या हुआ एमिशन स्पेक्ट्रम के केस में। क्या करते हैं बेटा जी, हम कोई भी एक कंटेनर में, कोई भी मान लीजिए हमने कंटेनर लिया, उसमें कोई गैस ले लेते हैं। ठीक है, जनरली हम एग्जांपल हाइड्रोजन का लेके चलते हैं, क्योंकि नील बोहर ने भी हाइड्रोजन के एटम को ही स्टडी किया, तो हम भी क्या करेंगे, हाइड्रोजन की बात करेंगे। तो अंदर बेटा जी हमने क्या किया, हाइड्रोजन की गैस अंदर फिल, ये हमारे पास हाइड्रोजन की गैस। अब हम क्या करने वाले हैं बेटा जी, हम इस कंटेनर को गर्म करेंगे विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आप कोई भी और ले सकते हैं, जनरली हम इलेक्ट्रिसिटी की मदद से करते हैं। तो हम क्या करने जा रहे हैं, इसको हीट अप करने जा रहे हैं। जब इसको हीट करेंगे बेटा, एक टाइम के बाद क्या होगा, देयर आर रेडिएशंस कमिंग फ्रॉम हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन से कुछ रेडिएशंस बाहर आएंगी, और जब हम रेडिएशंस को किसी प्रिज्म पे डालते हैं, दोबारा समझिएगा, हाइड्रोजन की गैस ली, उसको हीट किया, तो हाइड्रोजन ने कुछ रेडिएशंस को बाहर निकाला, दैट इज कॉल्ड एमिशन ऑफ रेडिएशन। वहीं से नाम पड़ा बेटा जी एमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है, जब कोई गैस या कोई भी ऑब्जेक्ट किसी चीज को बाहर निकालते हैं, वी जनरली यूज द टर्म एमिट आउट, वी यूज द टर्म एमिशन विद द हेल्प ऑफ एमिट। तो हुआ क्या बेटा जी, वो प्रिज्म पे पड़ा और स्क्रीन पर हमें कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ दिखाई दी, स्पेसिफिक वेवलेंथ। ठीक है जी, हम कलर वर्ड यूज नहीं करते हैं बेटा, क्योंकि देखिए कलर यूज होता है सिर्फ व्हाइट लाइट। अब हो सकता है अल्ट्रावायलेट भी हो, इंफ्रारेड भी हो, कोई भी हो सकती है, तो उनका तो कलर होता ही नहीं। तो बार बार ये कहना कि स्प्लिटिंग इनटू वेरियस कलर गलत हो जाता है, हालांकि जूनियर क्लासेस में ये हम लोग पढ़ लेते हैं, वहां काम चल जाता है। बट यहां हमें क्या करना है बेटा जी, यहां हमें टर्म यूज करनी वेवलेंथ इन स्पाइट ऑफ कलर। तो हुआ क्या बेटा, वेरियस वेवलेंथ आई जो कि स्पेसिफिक इन नेचर थी। स्पेसिफिक नेचर की क्या आ गई हमारे पास, वेवलेंथ, इस तरीके से। ठीक है, तो अगर इसको हमें समझना है तो हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, स्पेक्ट्रम की फॉर्म में। मान लीजिए ये है हमारे पास, कुछ ऐसा हुआ इस तरीके से। ठीक है, तो मान के चलिए अब क्या है, यहाँ पे, यहां कोई वेवलेंथ आई, फिर गैप आ गया, फिर वेवलेंथ आई, फिर गैप आ गया, फिर वेवलेंथ आई, फिर गैप आ गया। तो कुछ सेलेक्टेड वेवलेंथ्स की हमें लाइन दिखाई। ठीक है, जब हमने हाइड्रोजन की जगह बेटा हीलियम लिया, तो प्रोसेस तो ऐसा ही रहा,
ऐसे ही स्पेसिफिक वेवलेंथ आई, लेकिन उनका पैटर्न कुछ और था, यानी कि जो रेडिएशंस आ रही थी उनकी वेवलेंथ कुछ और थी। जब हम लोगों ने कोई और गैस ली बेटा जी, उस टाइम पे ये पैटर्न अलग आया। तो हमने एक चीज नोटिस की कि जैसे जैसे हम गैस बदल रहे हैं, वैसे वैसे जो वेवलेंथ एमिट आउट हो रही है, उनकी लैम्डा यानी उनका वेवलेंथ का जो पैटर्न है वो बिल्कुल अलग आ रहा है, नंबर 1। और हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा आप कितनी भी बार बनाइए, आपका पैटर्न हमेशा सेम आएगा। हीलियम का स्पेक्ट्रा कितनी बार आज बनाइए सेम आएगा, 10 साल बाद बनाइए सेम आएगा, 2 दिन बाद बनाइए सेम आएगा। लेकिन हाइड्रोजन और हीलियम का स्पेक्ट्रा चाहे एक दिन एक समय एक ही जगह बना लीजिए, डिफरेंट आएगा। यानी कि ये जो स्पेक्ट्रा है ना, ये कहीं ना कहीं हमें इस गैस के कुछ फंडामेंटल जानकारी देता है, क्योंकि हर केस में बार बार ट्राई करने पर सेम स्पेक्ट्रा, फिर ट्राई करने पर सेम स्पेक्ट्रा। तो जो फंडामेंटल जानकारी है बेटा, उसको बोहर ने यूज किया था, बोहर मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ रही है। तो क्या किया उन्होंने, गैस को हीट किया, रेडिएशन एमिट आउट हुई, प्रिज्म पे डाली, तो स्पेसिफिक वेवलेंथ हमारी जनरेट हुई। इसको हम बोलते हैं एक तरीके से कि भाई हमारे पास एक डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम आ गया, और वी कैन यूज द टर्म लाइन स्पेक्ट्रम। और वी कैन यूज डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। अब हुआ क्या बेटा, इसका फायदा क्या हुआ, एक तो बेसिक वो समझिए। हमने क्या किया, सारी गैसेस के स्पेक्ट्रम बना लिए। अब मान लीजिए कोई भी अननोन गैस हमारे पास हमें कहीं मिली, मार्स पे या कहीं भी, कहीं अलग अलग जगह ट्रेवल करने पे, कहीं पे अर्थ क्रस्ट के अंदर से कहीं कोई गैस लीक हो रही है, हमें पता करना उसकी कंपोजिशन क्या है, हमने उसका स्पेक्ट्रम स्टडी किया। अगर वो स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन से मैच कर गया तो कंफर्म हो गया वो हाइड्रोजन। अगर वो स्पेक्ट्रम हीलियम से मैच कर गया बेटा तो वो हीलियम है। अगर किसी और गैस से मैच करेगा तो हम समझ जाएंगे कि भैया ये वो पर्टिकुलर गैस है। तो स्पेक्ट्रा हमें मदद करता है फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एटम, क्योंकि एक एटम का स्पेक्ट्रा दूसरे एटम के स्पेक्ट्रा से कभी मैच नहीं करता है। जस्ट लाइक फिंगरप्रिंट टेक्निक, जैसे एक इंसान के फिंगरप्रिंट होते हैं ना बेटा, वो कभी किसी दूसरे इंसान से मैच नहीं करते। ऐसे ही समझ लीजिए कि ये कुछ नहीं है, ये हाइड्रोजन की एक फिंगरप्रिंटिंग है। तो ये हीलियम की फिंगरप्रिंट से मैच नहीं करेंगे, किसी और गैस से मैच नहीं करेंगे। तो कभी भी हमें डिटेक्ट करनी है कोई गैस, तो क्या कर ले, हम उसका स्पेक्ट्रम निकाल ले, उसके स्पेक्ट्रम को हम मैच कर लेते हैं अपने डाटा से, और हम वी कैन फाइंड आउट कि भैया ये तो हीलियम है, ये तो हाइड्रोजन है। तो ऐसे हम लोग पता लगाते हैं बेटा कि कौन सी गैस है और कौन सी गैस नहीं। ठीक है, आ रही बात समझ में? चलिए एक बार नोट कीजिए, फिर मैं इसके आगे का आपको बताता हूं। तो चलो बेटा, अब हम लोग ये समझते हैं कि ये जो लाइन स्पेक्ट्रा है, जो हाइड्रोजन के केस में, या जिसको डिस्क्रीट या एमिशन स्पेक्ट्रा बोलते हैं, एक्चुअल में ये डेवलप कैसे होता है ये समझते हैं। देखिए, मान लीजिए ये हमारे पास कहीं पे एक न्यूक्लियस है बेटा, और ये ऑर्बिट है जिनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर, ठीक है, ये ऑर्बिट्स है जिसमें इलेक्ट्रॉन हमारे रिवॉल्व कर, ठीक है। याद कीजिए, जिनको बोहर मॉडल के थ्रू हम लोगों ने नाम भी दिया था, के एल एम एन, इस तरीके से। अब क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन इन फिक्स ऑर्बिट में घूमते हैं, ये बात हमें बोहर ने बताई थी, जबकि रदरफोर्ड ने कहा था कि कोई फिक्स ऑर्बिट नहीं होता, कहीं भी हो सकता है इलेक्ट्रॉन। यहां भी हम जस्टिफाई करेंगे कि रदरफोर्ड कैसे गलत है और बोहर मॉडल कैसे ठीक है। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन है बेटा, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था बोहर मॉडल ऑफ एटम में कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैसे निकलती है। ध्यान है आप लोगों को, हाउ टू डिटरमाइन टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर नहीं ध्यान है तो मैं आपको थोड़ा सा फॉर्मूला बता देता हूं बेटा, -13.6 Z² बाई n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारा वो फॉर्मूला था जो हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। अगर आपको ये टेक्निक या ये फॉर्मूला याद नहीं है तो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप बोहर मॉडल ऑफ एटम वाला लेक्चर जाके देख सकते हैं, वहां से आपको फाइंड आउट हो जाएगा कि ये वैल्यू आती है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं बेटा जी हाइड्रोजन एटम की, हाइड्रोजन का बेटा एटॉमिक नंबर क्या होता है, Z इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर 1 होता है। अगर मैं फर्स्ट ऑर्बिट की बात करूं बेटा जी, इसका मतलब n की वैल्यू, तो Z की वैल्यू और n की वैल्यू 1 1 हो गई, तो E की वैल्यू क्या आ जाएगी, हाइड्रोजन के, आप समझिएगा फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है उसकी एनर्जी निकाल रहे हैं,
फार्मूला क्या है, -13.6 Z²/m²। हाइड्रोजन में Z की वैल्यू 1 और हमने खुद कहा है ऑर्बिट कौन सा है, फर्स्ट, यानी Nb1 ZB1, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे कैंसिल आउट होके, दैट इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हम लोगों ने आपको बोहर मॉडल वाले लेक्चर में अच्छे से बताया था और ये भी कहा था बेटा जी ये वैल्यू याद कर लो, आगे आपके काम आएगी। तो इसका मतलब बेटा जी ये जो इलेक्ट्रॉन है इसकी एनर्जी कितनी है हमारे पास, 13.6 के करीब इसकी एनर्जी, ठीक है। इसी तरीके से और एनर्जी अगर हम लोग निकालें तो सेकंड में जो इलेक्ट्रॉन होता है बेटा इसकी एनर्जी होती है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जब हम ऊपर जाते हैं, मान लीजिए थर्ड ऑर्बिट में आ जाए, तो यहां एनर्जी होती है बेटा -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इससे ऊपर चले जाते हैं तो एनर्जी होती है यहां पर दैट इज -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड सो ऑन। ये वैल्यूज याद रह जाए तो बहुत बढ़िया, अदरवाइज आप इस फॉर्मूले से इनको निकाल सकते हैं, ठीक है। हम हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। अब देखिए कहानी समझिए क्या होती है बेटा, ये वो हाइड्रोजन का एटम है जो हमने कंटेनर में लिया, हम इसको हीट कर, हीट करने के दौरान क्या होगा, इन्हें एनर्जी मिलेगी, ठीक है। अब याद कीजिए क्या होता है, अगर हम एनर्जी दें किसी सिस्टम को, तो वो अगर एनर्जी को अब्सॉर्ब करता है बेटा, मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी अब्सॉर्ब कर रहा है और सफिशिएंट एनर्जी अगर इसको मिल गई तो ये जंप करके यहां भी जा सकता है, ज्यादा मिल जाए यहां जा सकता है और यहां जा सकता है, ठीक है। तो क्या होता है बेटा, जब इलेक्ट्रॉन को हम हीटअप करते हैं एटम को, तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, जंप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जंप करके आ गया हमारा यहां, ठीक है। इस स्टेट को बोला जाता है बेटा जी एक्साइटेड स्टेट, द वर्ड इज एक्साइटेड स्टेट। और जो इसकी एक्चुअल स्टेट होती है बेटा उसे हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट। और हम बोहर मॉडल वाले लेक्चर में आपको बता चुके थे कि ये इलेक्ट्रॉन सिर्फ स्पेसिफिक एनर्जी लेके ही, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं इन दोनों एनर्जी लेवल में जो गैप होता है बेटा, इन दोनों में ये आता है तकरीबन हमारा +10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन अगर 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये वाला इलेक्ट्रॉन अगर 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लेगा तभी वो ऊपर वाले में जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। नील बोर साहब ने ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन विल लूज देयर ऑर्बिट, वो अपने ऑर्बिट को तभी छोड़ेंगे जब उन्हें एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलेगी जो उन्हें किसी दूसरे ऑर्बिट में ले जाने के लिए सफिशिएंट होगी। अगर उससे कम या ज्यादा मिलती है तो वो मूव नहीं करेगा, ठीक है। तो मान लीजिए बेटा हमने इस एटम को हीट किया तो इसके इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल गई सफिशिएंट और ये जंप करके आ गए यहां। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्साइटेशन। अब इलेक्ट्रॉन बड़ा अनस्टेबल होता है बेटा, वो दोबारा अपनी ग्राउंड स्टेट में आने की कोशिश करता है। तो जब वो अपनी ग्राउंड स्टेट में आएगा बेटा जी यहां, तो वो क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। तो ये जो एनर्जी रिलीज होती है कब बेटा जी, जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से अपनी ग्राउंड स्टेट में आता है। वो जो एनर्जी रिलीज होती है, एंड यू कैन से एनर्जी, यू कैन यूज द वर्ड रेडिएशन, और एक जो बिल्कुल स्पेसिफिक टर्म यहां इस्तेमाल होती है बेटा, उसे हम कहते हैं एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, जिसके बारे में हमें बताया था एक तरीके से जो हमारी थ्योरी है बेटा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, वहां पे ये चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी आपको समझना है कि जो एनर्जी बाहर आती है वो अब फोटोन को थोड़ा समझ लीजिए। एक थ्योरी आई थी बेटा जी, इनिशियली आप हमारे लेक्चर में जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हम आपको लिंक भी दे देंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। वो थ्योरी ये कहती थी कि जो लाइट है वो कॉन्टिन्यूअस होती है, उसमें एक तरीके से बीच में आप ये कह सकते हैं कि भाई स्प्लिटिंग नहीं होती, कॉन्टिन्यूअस फ्लो करती है, क्लियर है। लेकिन प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या कहती है, लाइट कॉन्टिन्यूअस नहीं होती है, लाइट छोटे छोटे टुकड़ों में होती है। समझ पा रहे हैं आप, लाइट never travels continuously, it travels in the form of small packets called quanta, और इनकी जो एनर्जी होती है उसे हम फोटोन कहते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में आपको हम ज्यादा फोटोन पे फोकस ना करके बेटा एमिशन स्पेक्ट्रम पे ही रखेंगे। अभी आपको ये समझना है कि जब हमने इसे हीट किया, ये एक्साइट हुआ, एक्साइटेड स्टेट में गया, फिर वहां से जब वो वापस आया तो उसने एनर्जी एमिट की, उसे आप रेडिएशन भी कह सकते हैं, और वो क्या कहलाता है, फोटोन, ठीक है। तो अब देखिए प्रोसेस क्या हुआ है, देखिए समझिएगा। सबसे पहला हीटिंग अप, नंबर 2 एक्साइटेशन,
नंबर 3 बेटा जी डी एक्साइटेशन। डी एक्साइटेशन, और डी एक्साइटेशन के थ्रू क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन और यू कैन से फोटोन। एनर्जी रिलीज इन फॉर्म ऑफ फोटोन। ठीक है, एक्चुअल में प्रोसेस तो ये होगा। अब देखिए, अब समझना है आपको। मान के चलिए बेटा जी, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है इस स्टेट में, उसकी एनर्जी कितनी, मान लीजिए मैं इसको लिख लेता हूं। यहां पे जो एनर्जी है बेटा वो है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब वो वापस आएगा तब उसकी एनर्जी कितनी होनी चाहिए, -13.6। तो देखिए समझिएगा, ये न्यूक्लियस है बेटा जी, ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ती है और इनफाइनाइट पे, इन्फिनिटी पे यू कैन से ये जीरो हो जाती है। और जब इलेक्ट्रॉन नीचे आता है ना बेटा, नीचे टुवर्ड्स न्यूक्लियस, वो एनर्जी रिलीज करता है। बेसिक कंसेप्ट है केमिस्ट्री का, जो भी स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा वो एनर्जी लूज करना चाहेगा, क्योंकि एनर्जी उसको अनस्टेबल बनाती है। ठीक है, तो अब क्या होता है, यहां से इलेक्ट्रॉन मूव करके यहां आ रहा है, तो वो क्या करेगा, फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी ही बाहर देगा। वो यहां कहीं भी रुक सकता है बीच में, समझिए, या तो यहां रुकेगा या सीधा यहां रुकेगा। हम मान के चल रहे हैं वो थर्ड से फर्स्ट पे आ रहा है, तो जो एनर्जी या फोटोन जो बाहर आएगा ना बेटा, यू कैन से एनर्जी ऑफ फोटोन, वो किसके बराबर होगी बेटा जी, वो होगी एनर्जी ऑफ थर्ड ऑर्बिट माइनस एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट। और ये कितनी है समझिए, अब फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी कितनी है हमारे पास, दैट इज -13.6, और थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी कितनी है बेटा जी, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपकी एनर्जी है। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, तकरीबन हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। तो अब यहां से हमें यह पता चल रहा है कि जब हमारा इलेक्ट्रॉन बेटा थर्ड से वापस फर्स्ट में आ रहा है, तो वो इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी एमिट कर रहा है। तो ये हो गई एनर्जीज ऑफ फोटोन, जो रेडिएशंस निकल रही है ये उनकी एनर्जी। ठीक है, अब यहां आपको एक बात और समझनी है। हम लोग जानते हैं बेटा कि E इज इक्वल टू एच न्यू, ठीक है, और वी कैन से E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। तो अब हम क्या कर सकते हैं, एनर्जी की जगह ये वाली वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। तो यहां से हम क्या कर लेंगे, फिर लैम्डा भी निकाल लेंगे। तो हमें इस रेडिएशन की जो बाहर आ रही है एनर्जी तो पता चली गई, लैम्डा भी पता चल जाएगा। तो करते हैं बेटा, देखते हैं क्या होगा। तो दैट इज E की जगह मैं क्या लिख रहा हूं, एच सी बाय लैम्डा इज इक्वल टू 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये मेरी अप्रोक्स वैल्यू है बेटा। तो अभी लैम्डा निकालना है तो क्या करना पड़ेगा बेटा, मैं क्या करूंगा, लैम्डा इधर ले जाऊंगा, ये वैल्यू कहां आ जाएगी मेरी इधर। तो वी कैन से एच सी ओवर 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी H क्या होता है, H इज कॉल्ड प्लैंक्स कांस्टेंट। कई बार आ चुका है बेटा, ध्यान होगा आपको, प्लैंक्स कांस्टेंट वैल्यू 6.636 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। C क्या होता है बेटा, स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों वैल्यूज बेटा यहां पुट कर देंगे। ठीक है, तो जब हमने पुट की तो क्या होगा, 6.636 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड इंटू, दिखाई दे रहा है आपको इस तरफ भी, दैट इज 3 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन यहां एक चीज ध्यान रखनी है बेटा, कि ऊपर वाली जो हमारी यूनिट है वो जूल में है और नीचे हम क्या लेना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो पहले हम इसे भी जूल में कन्वर्ट करें। तो क्या करना पड़ेगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल। ये हमारे पास वैल्यू होती है। तो हम यहां पुट कर देंगे इसको, दैट इज 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल। तो जैसे ही आप इसको कैलकुलेट करोगे आपका लैम्डा आ जाएगा। ठीक है, मुश्किल लग रहा है, कैलकुलेशन मुश्किल हो सकती है बेटा कंसेप्ट में। तो इस कैलकुलेशन का भी मैं आपको इजी तरीका बताता हूं। देखिए, ये जो वैल्यू है H, ये तो फिक्स है, कांस्टेंट है, E कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कांस्टेंट है, जूल जो इसको कन्वर्ट करे। तो हम इन सबको एक ही बार सॉल्व कर देंगे।
और फिर सीधा इससे डिवाइड करते हैं, हमारा लैम्डा आ जाता है। इस वैल्यू को याद किया जा सकता है। तो जब हमने इस सारे को सॉल्व किया बेटा, तो हमारा लैम्डा का रिलेशन क्या बन गया, एंगस्ट्रॉम में रिलेशन आएगा 1 2 3 7 5 डिवाइडेड बाय एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये है शॉर्टकट लैम्डा निकालने का, अगर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है। आप सीधा वैल्यू पुट कीजिए इन सारे कांस्टेंट को सॉल्व करके, बट द आंसर इज इन एंगस्ट्रॉम, क्योंकि बहुत छोटे वेवलेंथ होती है ना बेटा, तो ये एंगस्ट्रॉम में डील करती है। ठीक है, आगे बात समझ में। इससे भी इजीएस्ट वे बताऊंगा आपको कैसे करना है, एक बार आप इसको नोट करो। चलो बेटा एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू ले लीजिए, ताकि फिर जब आगे हम फॉर्मूला इंप्लीमेंट करें तो आपको क्लियर हो। लाइट पड़ती है किसी भी एटम के ऊपर, तो उसका कोई भी एक इलेक्ट्रॉन वो पर्टिकुलर लाइट को एब्जॉर्ब करके जंप कर जाता है। मान लीजिए 1 से चला गया 3rd में, 2nd में, 4th में, 5th में कहीं, तो उसके बाद क्या होता है, फिर बेटा वो वापस आता है। जब वो वापस आता है तो वो लाइट एमिट करता है। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी कहती है कि वो जो लाइट एमिट होती है ना, वो कॉन्टिन्यूअस नहीं होती बेटा, वो छोटे छोटे पैकेट्स में होते हैं जिनको हम फोटोन कहते हैं। और जो एनर्जी होती है वो उस फोटोन की ही एनर्जी होती है एक्चुअल में। तो वो कैसे निकालते हैं समझिए। मान लीजिए हमारे पास, हम मान के चल रहे हैं कि 3rd से 1st में आ रहा है, 3rd से 1st में, तो 3rd की एनर्जी कितनी है, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 1st की एनर्जी कितनी है बेटा, -13.6। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जब सोल्व करेंगे तो इतनी एनर्जी एमिट करेगा। तो यहां इस एनर्जी की हेल्प से हम वेवलेंथ भी निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए एनर्जी E इज इक्वल टू, यू कैन से एच न्यू। हम दोबारा मैं यहां एक बार आपको बता देता हूं, ये रहा E इज इक्वल टू एच न्यू बेटा जी, और न्यू जो होता है दैट इज C बाय लैम्डा। तो मैंने E की जगह लिख दिया एच C बाय लैम्डा, किसके बराबर हो गया, 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर मुझे लैम्डा निकालना है बेटा, तो मैं लैम्डा को एक तरफ कर दूं और ये सारी वैल्यूज एक तरफ आ जाए। तो क्या करूंगा बेटा, मैं लैम्डा इधर और ये वैल्यू नीचे आ जाएगी। तो क्या हो गया, एच C डिवाइडेड बाय 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। H होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, वैल्यू है 6.636 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकंड। C क्या है बेटा जी, स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। तब हमने ये जब ये वैल्यू यहां पुट की बेटा, तो यहां एक प्रॉब्लम आई कि ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बेटा ऊपर वाला जूल में है, तो हमें इसको भी जूल में कन्वर्ट करना है। उसके लिए वैल्यू क्या होती है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर 19 जूल। तो हमने जब ये वैल्यू पुट की तो हमारी कैलकुलेशन से रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन इस कैलकुलेशन से बचने के लिए क्या किया बेटा, इन तीनों को जो कांस्टेंट है हमारे, इनको एक बार सॉल्व कर लिया और सीधा इनकी वैल्यू हम लोगों ने यहां डाल दी, और ये वैल्यू हमारे थी एंगस्ट्रॉम में। तो एक तो ये तरीका आप याद कर सकते हैं, लेकिन अब मैं आपको इसका एक्चुअल तरीका बताता हूं जो फॉर्मूला बोहर ने यूज किया था। ठीक है, वो समझिए क्या होता है बेटा, कि देखिए एनर्जी ऑफ फोटोन किसके बराबर होगी बेटा, आप कह सकते हैं E n, फॉर एग्जांपल हम लोग लेके चलते हैं EN2 माइनस EN1, सेकंड से फर्स्ट में आ रहा है। ठीक है, तो अब एनर्जी का फॉर्मूला क्या है आपके पास, एनर्जी का फॉर्मूला होता है बेटा जी -13.6 जेड स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, अब यहां ये वैल्यू पुट करेंगे। हाइड्रोजन की ही बात हो रही तो जेड की वैल्यू तो सेम रहेगी, एन की वैल्यू बदल जाएगी। एक बार मान लीजिए सेकंड ऑर्बिट आ जाएगा यहां पर, और एक बार फर्स्ट ऑर्बिट आ जाएगा। तो E क्या बना बेटा जी, समझिए -13.6 जेड स्क्वायर ओवर N2 का स्क्वायर माइनस, दैट इज -13.6, क्योंकि माइनस का साइन है, जेड स्क्वायर ओवर N1 का स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा समझना है इसको, जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, सिंप्लीफाई करने से 13.6 आ जाएगा बाहर, 13.6 जेड स्क्वायर कॉमन है, और ये हमारा बन जाएगा 1 बाय, अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहां आएगा N1 का स्क्वायर, और ये माइनस है तो माइनस N2 का स्क्वायर। ठीक है, अब अगेन E की जगह हम क्या लिख सकते हैं, HC बाय लैम्डा। तो अगर हमें लैम्डा निकालना है, और वी कैन से 1 बाय लैम्डा निकालना है, तो HC इधर ले आए हम लोग, क्या हो जाएगा बेटा 13.6 H इंटू C जेड स्क्वायर। देखिए मैं आपको फॉर्मूले डिराइव करना सिखा रहा हूं बेटा, हालांकि आपको फाइनली फॉर्मूला यूज करना है, लेकिन पता हो कि फॉर्मूला बनता कैसे। तो फाइनली आपको करना रिजल्ट याद है, लेकिन वो आया कैसे, मैंने आपको पहले ही बताया था, एजुकेशन इज ऑल अबाउट एनालाइजिंग नॉट अबाउट मेमोराइजिंग। ठीक है जी, तो क्या किया बेटा जी, मैं HC को नीचे ले आया, और ये मेरी जो टर्म है ये एज इट इज रहेगी।
अगर हम थोड़ा समझना बेटा, अब सॉरी, ये जो पूरी वैल्यू है, इस पूरी वैल्यू को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो हम उसे नाम देते हैं, पहले तो समझिए 13.6 HC, इसे हम नाम देते हैं R, दैट इज कॉल्ड रेडबर्ग कांस्टेंट। द वर्ड इज कॉल्ड रेडबर्ग कांस्टेंट। तो इसको जब सॉल्व किया गया बेटा, तो हमारी जो वैल्यू आई R की वैल्यू, दैट इज 1.09 इंटू 10 की पावर 7 मीटर इनवर्स, ठीक है जी, ये हमारी वैल्यू आ जाती है। तो हम ये वैल्यू यहां रख के चल सकते हैं, और वी कैन से हम यहां R लिख सकते हैं। जब न्यूमेरिकल करेंगे तो सीधी ये वैल्यू यहां पुट कर देंगे। इसको हमने सॉल्व करके ये निकाल लिया था। तो अब फॉर्मूला क्या बन गया बेटा, 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू 1 बाय n1 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर, ठीक है। और याद कीजिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हमने पढ़ा था 1 बाय लैम्डा को ही हम वेव नंबर बोलते हैं बेटा, दैट इज आल्सो नोन एज वेव नंबर। तो अगर कोई वेव नंबर पूछता है तो सीधा आ जाएगा, और अगर कोई आपसे ये निकलवाता है तो फिर आप इस वैल्यू को सोल्व भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला जनरेट हो गया 1 बाय लैम्डा, ठीक है। दोबारा देख लीजिए, एनर्जी सेकंड से कोई फर्स्ट में गया तो सेकंड की एनर्जी में से फर्स्ट की एनर्जी घटा दी, वही तो बाहर आएगी। तो अब सेकंड की एनर्जी का फार्मूला माइनस, हाइड्रोजन की बात हो रही है बेटा, माइनस 13 पॉइंट्स, और हाइड्रोजन के आप कुछ भी ले सकते हैं, आपको जेड की वैल्यू चेंज करनी है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर माइनस, क्योंकि माइनस का साइन ये इसलिए, और क्योंकि इसकी एनर्जी माइनस है, ये वाला नेगेटिव इसलिए। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 13.6 हमारा कॉमन आ गया, जेड स्क्वायर कॉमन आ गया, n2 का स्क्वायर और n1 का स्क्वायर ये हमने लिख लिया। अब E को हमने लिखा hc बाय लैम्डा, ठीक है, ये भी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी हमें बताती है। तो hc अगर नीचे आ जाएगा तो 1 बाय लैम्डा आ गया। तो अब ये वैल्यू को बार बार सॉल्व करने की बजाय हमने एक बार सॉल्व कर दिया, और क्या नाम रख दिया, रेडबर्ग कांस्टेंट। तो यहां पे हमारा सीधा R आ गया, जेड स्क्वायर 1 बाय n1 का स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 का स्क्वायर, और 1 बाय लैम्डा इज आल्सो कॉल्ड वेव नंबर, म्यू के ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो दिस इज आवर एक्चुअल मेथड, ये वो मेथड है बेटा जो हम बुक्स में यूज करते हैं टू कैलकुलेट लैम्डा। अब लैम्डा आने के बाद हम कुछ भी निकाल सकते हैं, हम वेव नंबर भी निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं। तो ये हमारा बेसिक फार्मूला जो हम लोगों ने यूज करना है। तो आप एक बार नोट डाउन कीजिए, फिर मैं इसके कुछ न्यूमेरिकल कैसे आते हैं और कैसे आपने अटेम्प्ट करना वो आपको बताता हूं। चलिए बेटा, अब हम लोग समझते हैं कि स्पेक्ट्रल लाइंस क्या होती है और ये कैसे आती है। वर्ड है स्पेक्ट्रल लाइंस। देखिए एक बार समझिए, ठीक है, ये मान लीजिए ये जो वैल्यू है हमारी, ये n1 की वैल्यू है, और वैल्यू कितनी है बेटा, माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये मान लीजिए दूसरे ऑर्बिट की वैल्यू है, दैट इज 2, और कितनी वैल्यू हमारे पास, माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिए इसमें गैप ज्यादा है, अब ऊपर वाले में गैप कितना हो जाएगा, इससे थोड़ा कम हो जाएगा, तो समथिंग लाइक दिस। तो n इज इक्वल टू 3, और एनर्जी कितनी है बेटा, 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ऊपर वाले में गैप और थोड़ा कम हो जाएगा, दैट इज n इज इक्वल टू 4, और गैप एनर्जी कितनी है, माइनस 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और कम होता चला जाएगा बेटा, और कम होता चला जाएगा, धीरे धीरे क्या होगा, ये लाइंस बिल्कुल एक दूसरे के एक तरीके से बिल्कुल नजदीक आ जाएंगी, कुछ इस तरीके से ये लाइंस ड्रॉ होंगी। और कहीं ना कहीं जाके, क्योंकि ये बढ़ रहा है ना नंबर, n1 n2 n3 n4, और कभी ना कभी ये जाके क्या आ जाएगा, n इंफिनिटी आ जाएगा, और वहां हमारी एनर्जी क्या होती है, 0। अब देखिए काम कैसे करता है, सिस्टम क्या होता है स्पेक्ट्रल लाइंस का। मान लीजिए हमने हाइड्रोजन की गैस को हीट अप किया, उन्होंने हीट एब्जॉर्ब की इलेक्ट्रॉन्स ने, और वो हो गए एक्साइट। अब वो एक्साइट हो गए तो कहीं भी जा सकते हैं ना, मान लीजिए फर्स्ट से एक्साइट होके सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, सिक्स्थ में, इन्फिनिटी तक कहीं भी जा सकते हैं। तो अब क्या होगा बेटा, वो वहां से वापस आएंगे, डी एक्साइट होंगे, और उस दौरान वो क्या करेंगे, रेडिएशन एमिट करेंगे, और यू कैन से फोटोन एमिट करेंगे, जिनका लैम्डा निकालने का ये रिलेशन हमारे पास। तो अब देखिए क्या हो सकता है, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेकंड ऑर्बिट से आ रहा है बेटा जी, फर्स्ट, तो इतना गैप की एनर्जी देगा वो हमें, ठीक है। हो सकता है वो सेकंड से आ रहा हो, तो कुछ ऐसा होगा बेटा।
हो सकता है वो थर्ड से आ रहा हो, तो कुछ ऐसा होगा, मे बी फोर्थ से आ रहा हो, और मे बी हो सकता है कि वो इंफिनिटी से आ रहा हो। तो जब भी इलेक्ट्रॉन, समझना है आपको, जब भी इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आता है तो हमें इस तरीके से, अब देखिए यहां ये एनर्जी गैप है ना, तो इसके हिसाब से हमारा लैम्डा निकलेगा। फिर एनर्जी गैप क्या हो गया, ज्यादा हो गया। और एक चीज समझिए, E इज इक्वल टू एच न्यू बाय लैम्डा। तो अगर एनर्जी गैप ज्यादा है तो लैम्डा कम होगा, और एनर्जी गैप अगर ज्यादा होगा तो लैम्डा की वैल्यू कम हो जाएगी। एनर्जी गैप कम है तो लैम्डा ज्यादा होगा, ये आपको समझना है, क्योंकि इनवर्स रिलेशन। तो अब ये समझिए, यहां से यहां तक का एनर्जी गैप क्या है, बहुत ज्यादा है, तो यहां से जब कोई रेडिएशन यहां आएगी तो उसका लैम्डा कम होगा। अगर कोई रेडिएशन यहां से आती है बेटा यहां तक, तो गैप कम है, इसके मुकाबले तो कम है ना गैप, तो क्या होगा, उसका लैम्डा ज्यादा। तो जब कहीं से भी हमारा इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में आता है बेटा, तो जितनी भी स्पेक्ट्रल लाइन बनती है, वो चाहे सेकंड से आए, थर्ड से, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, इंफिनिटी से, तो जो सीरीज बनती है हमारे पास, अलग अलग वेवलेंथ आएंगी, इस सीरीज को कहा जाता है लाइमन सीरीज। क्या वर्ड यूज करते हैं बेटा इसके लिए हम लोग, लाइमन सीरीज। ऐसे ही हमारे पास बहुत सारी सीरीज होती हैं। तो अभी हम पहले ये समझेंगे कि अगर कोई लाइमन सीरीज में आ रहा है कहीं से भी, तो उसका लैम्डा कैसे निकालेंगे। ठीक है, मेरी बात समझ गए आप। भाई इंफिनिटी से आ रहा है, सिक्स से आ रहा है, फिफ्थ से आ रहा है, फोर्थ से आ रहा है, थर्ड से आ रहा है, सेकंड से आ रहा है, कहीं से भी आ सकता है इलेक्ट्रॉन, तो क्योंकि एनर्जी लेके वो कहीं भी जा सकता है। ज्यादा एनर्जी होगी ज्यादा दूर चला जाएगा, कम एनर्जी होगी कम दूर आएगा। तो क्या करना है बेटा जी, हम लाइमन सीरीज को लेके स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट लैम्डा ऑफ फोटोन, क्योंकि एनर्जी जो बाहर आती है बेटा वो किसकी फॉर्म में आती है, फोटोन, व्हेन इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट फ्रॉम सेकेंड टू फर्स्ट ऑर्बिट। और ये किसकी बात कर रहे हैं अभी हम, हाइड्रोजन को फंडामेंटली हम स्टडी कर रहे हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया। ठीक है, अब देखिए कैसे होगा ये क्वेश्चन, सेकंड से फर्स्ट में आ रहे हैं। ठीक है, तो इतना एनर्जी गैप है, इसके हिसाब से हमारा लैम्डा निकलेगा, और फॉर्मूला क्या है, रेडबर्ग वाला फॉर्मूला है। तो सबसे पहले देखिए, रेडबर्ग फॉर्मूला कहता क्या है बेटा जी, 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1 बाय n1 का स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 का स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन यही आने एग्जाम में, अभी अश्योर कर रहा हूं मैं आप, थोड़ा सा अगर आप फोकस करेंगे तो बड़े अच्छे से चीजें समझ में आएंगी, और आपका हर एक क्वेश्चन एग्जैक्टली अटेम्प्ट हो जाएगा बेटा। तो ये हमारे पास आ गया जी फॉर्मूला। अब समझिएगा बेटा, यहां पर n1 की वैल्यू कितनी है, 1, और n2 की वैल्यू 2 है, तो हमारा ये क्या बन गया, 1 बाय लैम्डा आर जेड स्क्वायर 1 बाय 1 का स्क्वायर माइनस 1 बाय 2 का स्क्वायर। ठीक है, सिंपल है, n1 और n2 की वैल्यू रख दी। तो जब हम इसे ओपन अप करेंगे बेटा, तो क्या बन जाएगा, आर जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय 1 माइनस 1 बाय 4। तो सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम 4 माइनस 1 कम्स आउट टू बी 3 बाय 4। तो 1 बाय लैम्डा क्या आ गया बेटा जी, 3 बाय 4 आर जेड स्क्वायर। अब क्योंकि बात हो रही है हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो जेड अगर 1 है तो क्या बच जाएगा हमारे पास, इफ जेड इज इक्वल टू 1। क्यों जेड है, क्योंकि हाइड्रोजन की बात हो रही है। अगर हीलियम होगा तो 1 नहीं होगा, तो फिर हम इसे कैलकुलेट करेंगे। अभी हम क्या कर सकते हैं, 1 का स्क्वायर इग्नोर कर दें। क्या आ गया बेटा जी, 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू 3 बाय 4 आर। ये हमारा रिलेशन बन गया। एक्चुअल में तो हमें यहीं तक आना था, ये सारी चीजें यहां तक आने के लिए आपको समझाई जा रही थी। तो अगर हमें लैम्डा निकालना है बेटा, तो क्या होगा, अब लैम्डा उधर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 4 बाय 3 इंटू 1 बाय आर हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, और यहां पे मैंने आपको एक शॉर्टकट और बता रहा हूं यहां पे, कि 1 बाय आर की जो वैल्यू है वो याद रखना, क्योंकि बड़ी वैल्यू कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम आएगी। ये वैल्यू आती है बेटा जी 911 एंगस्ट्रॉम के नियर बाय, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर आपको कैंसिल आउट करने में दिक्कत हो, आप इसको अप्रोक्स इतना या इतना अपनी मर्जी से यहां तक की वैल्यूज में वेरिएशन कर सकते हैं, आपके रिजल्ट पे कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं। ठीक है, तो यहां ये वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा,
4/3 इंटू 9 1 12 मान लीजिए हम लोग यहां रख लेते हैं सॉरी 304। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 1 और 12 इतने एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ हमारी आएगी अगर इलेक्ट्रॉन सेकंड से फर्स्ट में। समझ में आई बात कैसे हम लोग लैम्डा निकालते हैं? 1216 एंगस्ट्रॉम। क्लियर है? अब यही काम हम 3 लेके कर सकते हैं, 4 लेके कर सकते हैं, 5 लेके कर सकते हैं। तो एक बार मैं यहां नोट कर देता हूं कि भाई इसकी जो लैम्डा की वैल्यू आई वो कितनी है बेटा जी? 1216 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूं कि अगर थर्ड से आएगा या फोर्थ से आएगा तो फिर सिस्टम कैसे चलेगा। आप एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से, फिर मैं आपको थर्ड और फोर्थ की मूवमेंट समझाता हूं। चलिए बेटा, अब हम ये देखते हैं कि अगर हमारा इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट में आता है तो उस केस में हमारी लैम्डा की वैल्यू कैसे आएगी, रेडबर्ग फार्मूले से ही। तो इफ n1 इज इक्वल टू 1 एंड n2 इज इक्वल टू 3। ठीक है, हाइड्रोजन की बात हो रही है, आपको ध्यान रखना है, एटॉमिक नंबर 1। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास? 1/लैम्डा r जेड स्क्वायर 1/1 का स्क्वायर आ जाएगा माइनस 1/3 का स्क्वायर आ जाएगा दिस टाइम। तो जेड की वैल्यू हम अगर इग्नोर करें क्योंकि 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, क्या हो जाएगा बेटा जी? 1/1 ओवर 1/9 दैट इज 1/लैम्डा। ठीक है, दैट इज लैम्डा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे बेटा 9 माइनस 1 कम्स आउट टू बी 8/9। तो हमारा 1/लैम्डा क्या आ गया बेटा जी? 8/9 आर आ गया। ठीक है, और आपको याद रखना है 1/r की वैल्यू क्या ले सकते हैं हम? 911 एंगस्ट्रॉम, जरूरत पड़ने पे 910 एंगस्ट्रॉम, या अगर कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है तो 12 एंगस्ट्रॉम। इससे आपके रिजल्ट पे दोबारा बता रहा हूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अगर लैम्डा निकालना है तो क्या हो जाएगा हमारा रिलेशन? 9/8 इंटू 1/r। तो लैम्डा क्या आ गया बेटा जी? 9/8 इंटू, मान लीजिए मैं यहां पे लेके चल रहा हूं 1 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, आप 1 2 ले लो, 1 0 ले लो, जो भी आपको ठीक लगे। तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं बेटा तो हमारी वैल्यू आएगी 1024 एंगस्ट्रॉम, अप्रोक्स के करीब जाती है। इसका मतलब जब इलेक्ट्रॉन थर्ड से फर्स्ट में जंप करके गया तो जो रेडिएशन एमिट हुई उस रेडिएशन का जो लैम्डा था बेटा जी वो था 1.024 एंगस्ट्रॉम। आप देखिए एनर्जी ज्यादा है, लैम्डा कम है, एनर्जी कम है, लैम्डा ज्यादा है, इनवर्स रेडिएशन। तो ऐसे ही बेटा मान लीजिए अगर हम थर्ड की बात करें तो मान लीजिए इस बार हमारा n1 1 है और n2 में 4 ले लेता हूं बेटा। थोड़ी सी प्रैक्टिस करवा रहा हूं आपको ताकि आप हैबिचुअल से हो जाएं। तो फिर फार्मूला वही 1/लैम्डा r जेड स्क्वायर, फार्मूले में लिखने की आदत डालें आप, 1 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो दैट इज 1/लैम्डा, क्योंकि हाइड्रोजन की बात हो रही है, जेड इग्नोर कर दो, r क्या हो जाएगा बेटा? 1/1 ओवर 1/16। 16 आ गया आपके पास, तो दैट इज 16 माइनस 1 कम्स आउट टू बी 15/16। तो इस केस में हमारे पास जो लैम्डा 1/लैम्डा आ गया बेटा वो आ गया है 15/16 r। तो अगर आपको लैम्डा निकालना है तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 16/15 1/r, और 1/r की वैल्यू आपको पता है क्योंकि यहां 15 है तो एक सिंप्लीफाई वैल्यू ले लीजिए आप, इस बार 9 10 लेके चलो। तो जब आप यहां पे बेटा जी 9 10 लिखेंगे तो वैल्यू क्या है? 16/15 इंटू 9 10। तो उस केस में जो आपकी वैल्यू आएगी बेटा, ये वैल्यू आएगी अप्रोक्स 970 एंगस्ट्रॉम। कितनी वैल्यू आपके पास है? ठीक है, दैट इज 970 एंगस्ट्रॉम। तो जब हम थर्ड से बेटा फोर्थ से फर्स्ट में जाएंगे, सेकंड से गए इतनी वेवलेंथ, थर्ड से गए इतनी, और फोर्थ से जा रहे हैं तो इन दैट केस हमारे पास क्या आ रही है बेटा? 970 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, एक बार इन्फिनिटी और लेके चल पड़ते हैं, देख लेते हैं इन्फिनिटी के केस में क्या होगा। तो इफ n1 इज इक्वल टू 1 और दिस टाइम n2 इज इक्वल टू इंफिनिटी, तो 1/लैम्डा r जेड स्क्वायर
1/1 का स्क्वायर माइनस 1/∞ का स्क्वायर दैट इज 0। तो क्या आ जाएगा बेटा जी, इस बार सब कैंसिल होके ये हमारा r आ जाएगा। तो अगर हमें लैम्डा निकालना होगा तो हमारी वैल्यू क्या आएगी 1/r, और ये वैल्यू मैंने आपको पहले ही याद करा दी थी, दैट इज 911 एंगस्ट्रॉम। तो ये हमारी वैल्यू आती है। और कब आती है बेटा, व्हेन इलेक्ट्रॉन डीएक्साइट फ्रॉम इनफाइनाइट टू इनफाइनिटी ऑर्बिटल या इनफाइनाइट ऑर्बिटल टू फर्स्ट ऑर्बिटल। तो यहां से जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तब वो कितनी रेडिएशन एमिट करेगा, किस वेवलेंथ की, 911 एंगस्ट्रॉम। मैं फिर आपको बता रहा हूं, देखिए ट्रांजिशन मैक्सिमम, वेवलेंथ मिनिमम, ट्रांजिशन मिनिमम, यू कैन से शॉर्टेस्ट, लैम्डा मैक्सिमम। तो आप यहां ये भी याद रख सकते हैं बेटा कि शॉर्टेस्ट लैम्डा कब आता है, जब लार्जेस्ट ट्रांजिशन होती है। ये आपको छोटी छोटी बातें याद रखनी है। और लार्जेस्ट लैम्डा कब आएगा, जब हमारी शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन हो। तो बेटा अब हम लोग क्या करते हैं, बाकी की स्पेक्ट्रल लाइंस कैसे आती है वो समझते हैं। देखिए अब जनरली हम लोगों ने देखा कि भाई अगर यहां से यहां आ जाए इलेक्ट्रॉन, या फिर यहां से यहां आ जाए बेटा, फर्स्ट में आ जाए कहीं से भी, यहां से आ जाए, यहां से आ जाए बेटा, या फिर यहां से आ जाए, और वी कैन से फ्रॉम इन्फिनिटी। तो यहां जब भी कोई इलेक्ट्रॉन आएगा ना, किसी भी ऑर्बिट से आए बेटा, उस सीरीज को हम क्या नाम देंगे, द वर्ड इज लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज। और जब इनकी वेवलेंथ को स्टडी किया गया बेटा लाइमन सीरीज की, तो वो वेवलेंथ आई हमारी अल्ट्रावायलेट रीजन की वेवलेंथ है। ये आपको ध्यान रखना, ये सवाल एग्जाम में पूछा जाता है कि लाइमन सीरीज बिलोंग्स टू विच रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, यू हैव टू से अल्ट्रावायलेट रीजन। और आपको एक बात बता देता हूं बेटा कि लाइमन सीरीज अल्ट्रावायलेट रीजन में होने की वजह से विजिबल नहीं होती। विजिबल में तो वही होगा ना जो विजिबल जोन में आएगी हमारे पास, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं, अगर कोई भी रेडिएशन किसी भी ऑर्बिट से कोई इलेक्ट्रॉन बेटा जी जंप करके सेकंड में आ रहा है, फॉर एग्जांपल लाइक दिस, थर्ड से आ रहा है बेटा, फोर्थ से आ रहा है, फिफ्थ से आ रहा है, सिक्स से आ रहा है, और वी कैन से अगेन इन्फिनिटी से आ रहा है। तो इस दौरान वो जो भी लैम्डा निकालेगा, जो भी लैम्डा एमिट करेगा, वो सारे के सारे आपके पास आ जाएंगे अंडर बाल्मर सीरीज। नेम ऑफ द साइंटिस्ट पे है बेटा बाल्मर सीरीज। और आपको एक बात और बताता हूं, लाइमन सीरीज की डिस्कवरी बाद में हुई थी, बाल्मर सीरीज की डिस्कवरी पहले हुई थी। इसका लॉजिक क्या था बेटा, या रीजन क्या था, ये जो वेवलेंथ आती है ना, ये विजिबल जोन की वेवलेंथ है हमारे पास, इनका कलर आता है, इसलिए इनको हम पहले डिटेक्ट कर पाए थे। अल्ट्रावायलेट को देख नहीं पाए थे, तो हम इनको पहले डिटेक्ट नहीं कर पाए थे। तो कहने का मतलब है, अगर किसी भी ऑर्बिट से जंप करके इलेक्ट्रॉन सेकंड में आ रहा है, तो जो भी रेडिएशन वो देगा वो सब की सब बाल्मर सीरीज के अंदर आएगी, ठीक है। ऐसे ही थर्ड की बात करते हैं बेटा जी। अब यहां पे थर्ड में क्या हो सकता है, फोर्थ से थर्ड में आ सकता है, ठीक है, फिफ्थ से आ सकता है बेटा, सिक्स से आ सकता है, और ऊपर से आ सकता है, और यू कैन फाइनली से फ्रॉम इन्फिनिटी, ठीक है। तो इस सीरीज को नाम दिया गया है बेटा पास्कल सीरीज, PASCHEN, पास्कल, पास्कल, ओके। तो लाइमन, बाल्मर, पास्कल। अब ये जो लैम्डा आएगा हमारे पास, ये आता है बेटा जी लो इंफ्रारेड, लो इंफ्रारेड रीजन का हमारे पास स्पेक्ट्रल लाइंस है। अच्छा, लाइमन, बाल्मर, पास्कल। अब आगे चलते हैं, फोर्थ में अगर आ जाए, फिफ्थ से आ सकती है, सिक्स से, सेवंथ से, और वी कैन से इंफिनिटी से, ठीक है, कहीं से भी आ सकती है। हम लोग सारी लाइंस ड्रा नहीं कर रहे हैं, कुछ स्पेसिफिक लाइंस अपनी ड्रा कर रहे हैं ताकि बात समझ में आ जाए। अब दिस इज कॉल्ड ब्रैकेट सीरीज। क्या नाम दिया गया सीरीज को, ब्रैकेट सीरीज। और ये सीरीज भी बेटा जी लो IR जोन की रेडिएशंस एमिट करती है। ध्यान रखना, ये जोन याद रखने आपको, ये लाइमन अल्ट्रावायलेट, बाल्मर विजिबल, उसके बाद पास्कल लो IR, और ब्रैकेट भी लो IR। नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं बेटा, लाइमन, बाल्मर, पास्कल, ब्रैकेट, एंड द नेक्स्ट सीरीज जब क्या होगी, जब 5 में कोई आएगा, दैट इज समथिंग लाइक दिस, और यू कैन से दिस इज कॉल्ड पिफन सीरीज।
दैट इज पी सीरीज। और ये होती है बेटा जी हाई आईआर जोन में, हाई इंफ्रारेड जोन की स्पेक्ट्रलाइज होती है, ठीक है। और फाइनल सीरीज अगर हम लोग देखें तो दैट इज जब कोई इलेक्ट्रॉन 6th में आता है उसे हम हम्फ्री सीरीज बोलते हैं। अब ये कहां से आ सकता है, 7 से आ सकता है, 8 से आ सकता है बेटा, और यू कैन से इंफिनिटी से आ सकता है। तो दिस सीरीज इज नोन एज हम्फ्री सीरीज। और ये भी बेटा जी हमारे पास हाई आईआर जोन में आती है। तो इस तरीके से बेटा जी दिस इज कॉल्ड एक्चुअल एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। अब प्रॉब्लम क्या थी, रदरफोर्ड ने तो जो मॉडल स्टडी करने के लिए यूज किया था बेटा, उसने ये माना था कि ये तो वेव है, रेडिएशंस को उसने वेव मान के चला था। अब वेव अगर है तो जो लैम्डा आएगा बेटा जी वो कॉन्टिन्यूअस आना चाहिए। लेकिन हुआ क्या, जब हाइड्रोजन से पास किया तो अलग अलग वेवलेंथ की लाइट्स आई हमारे पास। समझ पा रहे हैं? उसका रीजन समझ में आया? अगर कोई सेकंड से आ रहा है, फर्स्ट में, थर्ड से आ रहा है, फोर्थ से आ रहा है तो अलग तरीके का लैम्डा। अगर कोई सेकंड में आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है तो अलग सीरीज। अगर कोई थर्ड में आ रहा है तो अलग। तो इस तरीके से हमारे पास ये सीरीज डेवलप हुई, लाइमन, बाल्मर, पास्कल, ब्रैकेट, ब्यूफर्ड और हम्फ्री सीरीज। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो यहां से हमें कुछ चीजें समझनी है बेटा जो जरूरी है। अब क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, बाल्मर सीरीज शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब आएगी? शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप देखिए बाल्मर सीरीज है क्या, ये है बाल्मर सीरीज। तो जब यहां से जंप करेगा तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ आएगी ना? नहीं भाई। एनर्जी अगर मिनिमम है तो लैम्डा मैक्सिमम होगा। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पूछी है तो याद कीजिए हमारे पास ट्रांजिशन मैक्सिमम होना चाहिए। द ट्रांजिशन इज मैक्सिमम। इसका मतलब शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब प्रोड्यूस होगी बेटा? जब इन्फिनिटी से n2 में कोई इलेक्ट्रॉन आएगा तब हमारी शॉर्टेस्ट लैम्डा जनरेट होगा, और यू कैन से मैक्सिमम एनर्जी। ठीक है, आगे बात समझ में? चलिए जी, सेकंड क्वेश्चन, बाल्मर सीरीज लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कब जनरेट करेगा, या लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कब आएगी आपके पास? अभी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है तो क्या होना चाहिए? ट्रांजिशन मिनिमम होनी चाहिए। तो बाल्मर सीरीज ये रही बेटा, सेकंड में है तो इसकी मिनिमम क्या होगी? थर्ड से। तो इस केस में हमारे पास क्या आ जाएगा? व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम 3 to 2। इस तरीके से आपको सोच के आंसर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उस तरीके के क्वेश्चंस की मैं आपको वर्डिंग बता रहा हूं। अब क्वेश्चन वर्ड आ जाता है बेटा सेकंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज। इसका लैम्डा निकालना है, कैलकुलेट लैम्डा। अभी लैम्डा के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है? 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1 बाय n1 का स्क्वायर ओवर 1 बाय n2 का स्क्वायर। ये लेकिन तभी सही होगा क्वेश्चन बेटा जब हमें एक्चुअली पता होगा कि n1 और n2 यहां है क्या। तो सबसे पहली बात समझिए, सीरीज कौन सी है? बाल्मर। तो ये तो हमारा हो गया 1, क्योंकि बाल्मर के लिए तो यही 1 है ना, इसके लिए तो फर्स्ट इसका ऑर्बिट तो ये यहीं से शुरू होता है। और सेकंड लाइन, अब ये हो गई ऊपर वाली होगी फर्स्ट लाइन और इससे ऊपर होगी सेकंड लाइन। तो इस केस में आपके पास n1 की वैल्यू तो आएगी 2 और n2 की वैल्यू आएगी बेटा जी 4। इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन करना, ठीक है। आ रही बात समझ में? अच्छा जी, अगर कोई आपसे पूछ ले लॉन्गेस्ट वैल्यू, लॉन्गेस्ट लैम्डा ऑफ पी-फंड सीरीज, और यू कैन से फंड सीरीज बोल देते हैं इसको हम लोग, लॉन्गेस्ट इसका चाहिए हमें। तो पी-फंड सीरीज पे आइए, पी-फंड सीरीज कहां पे है? 5 पे। तो अब इसका लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कब होगा? जब शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन होगी, यानी कि 6 से यहां आएगा, एनर्जी मिनिमम होगी, लैम्डा मैक्सिमम होगा। तो इस केस में हम लिखेंगे कि हमारा n1 जो है वो 5 होगा बेटा जी, और n2 जो है वो 6 होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन 6 to 5 मूव करेगा। ठीक है, आगे बात समझ में? तो इस तरीके के क्वेश्चंस हमारे स्टडी होते हैं। एक ये भी हमसे पूछा जा सकता है बेटा कि अगर हम लोग देखें क्वेश्चन को कि
कैलकुलेट longest wavelength of बाल्मर सीरीज। अब सबसे पहले दिमाग लगाना है, सीरीज कौन सी है? बाल्मर। बाल्मर है तो N1 क्या आ गया बेटा जी? 2 आ गया। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कब आती है? जब डिस्टेंस मिनिमम होता है। मिनिमम क्या होगा बेटा जी? मिनिमम तो 3 से होगा, तो ये आ जाएगा आपके पास। तो अगर हम इसमें फॉर्मूला लगाए हमारा 1/λ इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर N1 का स्क्वायर माइनस N2 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा बेटा जी? आर जेड स्क्वायर 1/4 माइनस 1/9 दैट इज 36। 9 माइनस 4 कम्स आउट टू बी 5, 5/36। तो 1/λ क्या बन गया बेटा? आर जेड स्क्वायर 5/36। और अगर हाइड्रोजन की बात कर रहा है तो जेड स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो हम बना लेंगे इसको आर 5/36। तो लैम्डा कैसे निकलेगा? 36/5 इंटू 1/r। और आपको पता है आर की वैल्यू हम क्या क्या कर सकते हैं? 9, 10, 9, 11, 9, 12, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं बेटा जी? यहाँ पे 36/5 इंटू 9, 10 अप्रोक्स रख देते हैं, तो वी कैन इजिली फाइंड आउट अवर लैम्डा। और वो कौन सा लैम्डा होगा? लॉन्गेस्ट लैम्डा होगा हमारे पास। क्यों? क्योंकि हमने ट्रांजिशन शॉर्टेस्ट की। आ रही है बात समझ में? तो यहां हम आपको थोड़ा सा होमवर्क देते हैं बेटा, नोट डाउन कीजिए, लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट longest wavelength for bracket series, bracket series. Number 2, calculate shortest wavelength for P-fund series. Question number 3, calculate lambda for third line of Pascal series. और फोर्थ क्वेश्चन डाल लीजिए बेटा, कैलकुलेट lambda when electron de-excite from Humphrey series to Lyman series. ठीक है जी, ये वो क्वेश्चन है जो आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो ये बेसिक पार्ट होता है बेटा जी एटॉमिक स्पेक्ट्रम का। अब आप एक बार प्रिसाइजली समझिए, ओवरव्यू लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया? एक कंटेनर में हाइड्रोजन गैस ली, उसको हीटअप किया। हाइड्रोजन के अंदर जो एटम्स थे वो एक्साइट हुए। तो एक्साइट होके क्या होता है बेटा जी? वो अपने स्टेट बदल लेते हैं, हम जिसे कहते हैं एक्साइटेशन हो जाता है। फर्स्ट वाला थर्ड में भी जा सकता है, फोर्थ में भी, सिक्स्थ में भी, इन्फिनिटी तक हम मानते कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन जब वो वापस आएंगे बेटा जी, तो वो कुछ रेडिएशन एमिट करेंगे जिनकी पर्टिकुलर एनर्जी होगी, उसे हम फोटोन मानते हैं, E इज इक्वल टू एच न्यू। तो वहां से हमने क्या किया कि भाई कौन कितनी एनर्जी एमिट करेगा, ये डिपेंड करता है कौन कहां से आ रहा है, थर्ड से फर्स्ट में आ रहा है कि थर्ड से सेकंड में आ रहा है। ठीक है, हर वो इलेक्ट्रॉन जो कहीं से भी फर्स्ट में आएगा वो आएगा लाइमन सीरीज के कैटेगरी में, और वो आती है बेटा अल्ट्रावायलेट। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन सेकंड में है तो बाल्मर और विजिबल, कोई भी इलेक्ट्रॉन थर्ड में आता है पास्कल सीरीज, लो आईआर रीजन। कोई भी इलेक्ट्रॉन बेटा जी ऐसे ही फोर्थ में आता है तो ब्रैकेट, फिफ्थ में आता है पीफंड, और सिक्स्थ में आता है तो। जो सबसे जरूरी बात है वो ये है कि इफ समवन सेज थर्ड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, इलेक्ट्रॉन्स कम्स फ्रॉम थर्ड लाइन। अभी सबसे पहले आपने देखना है कि भाई लाइमन सीरीज ये, तो ये इसकी फर्स्ट लाइन होगी बेटा जी, ये सेकंड लाइन होगी, ये थर्ड लाइन। ठीक है, इसका मतलब 4 से फर्स्ट में आपका इलेक्ट्रॉन आएगा। उस हिसाब से आपको रेडबर्ग फॉर्मूला लगा के ये चीज करनी है। और जरूरी नहीं है कि हर बार आपको हाइड्रोजन दिया जाए। अगर वो आपको हीलियम दे देते हैं तो उस केस में आपके जेड की जो वैल्यू है बेटा, हीलियम के केस में आपके जेड की वैल्यू 2 हो जाएगी।
लिथियम के केस में 3 हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि आपका जो एटम है वो हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है कि बेरिलियम है। ठीक है, कुछ शॉर्टकट टेक्निक से हम इसको स्टडी कर सकते हैं। और हर बार बेटा जी जेई इस क्वेश्चन को उठा रहा है कि एक्स से वाई पे जा रहा है, उसका लैम्डा क्या होगा, उसकी एनर्जी क्या होगी, या वो क्या करेगा, आपको 2-3 सीरीज दे देगा और पूछेगा बताइए मिनिमम वेवलेंथ, या अरेंज देम अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग वेवलेंथ, अरेंज देम अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग वेवलेंथ या डिक्रीजिंग वेवलेंथ। इस तरीके से वो आपसे सवाल पूछता है। तो अगर आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से सॉल्व करते हैं, क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके देखते हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, इसकी एक ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, तो नोट डाउन कर लीजिए। थोड़ा सा पार्ट और बचा हुआ है, उसके बारे में बताता हूं, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं।